तो उन्होंने उस खेती को छोड़कर दूसरे गांव में जहाँ पर स्कूल था शाहपुर, वहाँ पर आकर उन्होंने मजदूरी की और मजदूरी करके मेरे माता पिता ने हमको चारों भाई बहनों को पढ़ाया। नमस्कार, मैं ऋषभ राज पाठक आपका स्वागत करता हूँ लीड लैब के मंच से। जिस प्रकार हम विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों से आपको मिलाते हैं, उसी प्रकार एक शिक्षा के क्षेत्र के दिग्गज में हम मिलने जा रहे हैं प्रमिला सगरे मैम से, जो कि शासकीय माध्यमिक शिक्षक है। मैम, आपका स्वागत है लीड लैब के मंच। नमस्कार सर, धन्यवाद सर। मैम, शुरुआत करते हैं हम आपके परिचय से। हमारे दर्शकों के लिए एक छोटा सा परिचय। मैं श्रीमती प्रमिला सगरे, माध्यमिक शिक्षक, पुरुषार्थी स्कूल में कार्यरत हूँ और पिछले 28 वर्षों से मैं शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। बिल्कुल मैम। मैम, शुरुआत करते हैं हम आपके बचपन से अभी माध्यमिक शिक्षक बनने तक के सफ़र को लेकर। जिस आपका जो सफ़र रहा है उसका एक छोटा सा रूप हमारे दर्शक। जी सर, मेरा सफ़र ऐसा रहा कि मैं बेहद ही गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरे माता पिता मजदूरी करते थे। चूँकि मेरे दादाजी बहुत अच्छे बड़े लेवल के किसान थे, पर जिस गाँव में हमारी खेती थी उस गांव में स्कूल नहीं था, 5वीं तक ही स्कूल था। तो मेरी माँ पढ़े लिखे परिवार से थी और उनका ही मानना था कि अगर मैं खेती के लालच में रही तो मेरे बच्चे पढ़ेंगे नहीं। तो उन्होंने उस खेती को छोड़कर दूसरे गांव में जहाँ पर स्कूल था शाहपुर, वहाँ पर आकर उन्होंने मजदूरी की और मजदूरी करके मेरे माता पिता ने हमको चारों भाई बहनों को पढ़ाया। तो वो जो सफ़र था सर, वो बहुत ही कठिन वाला सफ़र था। मतलब ये सिचुएशन थी कि जिस मोहल्ले में हम लोग रहते थे, तो वहाँ से स्कूल तक पहुँचने के लिए हमको इतने घुटने बराबर के कीचड़ से होते हुए स्कूल तक पहुँचना पड़ता था। और दूसरी चीज़ ये थी सर कि मेरे माता पिता चूँकि मजदूरी करते थे, दोनों ही दिन भर व्यस्त रहते थे, तो उनके घर के सारे काम मुझे अकेली को करने पड़ते थे। और उनकी शर्त भी यही थी कि अगर घर के काम पूरे हो गए तो ही आपको स्कूल जाने को मिलेगा। यानी उनके लिए शिक्षा से ज़्यादा घर के काम मेरे मायने रखते थे। तो मेरे चारों भाई बहनों में मेरे माता पिता का सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सपोर्ट किया या ध्यान दिया तो वो मैंने ही दिया है सर। मेरे पापा को मुझ पर बड़ा गर्व था। वो मेरे भाइयों को अक्सर कहा करते थे कि तुम तीनों किसी भी काम के नहीं हो, मेरी अकेली बेटी तुम तीनों पे भारी है। क्योंकि जब वो खेत से आते थे घास का गट्टा लेकर, तो मुझे जैसे ही पता चलता था कि मेरे पापा घास का गट्टा लेकर आ रहे हैं, तो मैं दौड़ते हुए जाती थी और उनके सिर का गट्टा अपने सिर पे लेती थी और फिर मैं घर आती थी। तो मेरी ऐसी चीज़ों से, जब वो कवेलू वाले मकान हुआ करते थे तो बारिश के पहले उनको ठीक करना होता था, रिपेयर करना होता था। मेरे पापा जब वो कवेलू वाले मकान ठीक करते थे तो मैं वो कवेलू का टोकरा सिर पे उठाकर उनको ऊपर दिया करती थी। तो मेरे पापा के लिए ये बहुत ही अच्छी बात थी कि एक लड़की होने के बाद में ये इतना अच्छा लड़कों की तरह काम कर लेती है। यहाँ तक कि जो लकड़ी फाड़ने वाला काम है, जो लड़के लोग मतलब पुरुष लोग करते हैं, वो तक मैंने अपने बचपन में किया हुआ है। जी मैम। फिर मैम, आप एक माध्यमिक शिक्षक कैसे बने? तो माध्यमिक शिक्षक बनने तक का सफ़र ऐसा है सर कि घर में जैसे बच्चे होते हैं तो वो इसलिए मार खाते हैं, डांट खाते हैं कि वो पढ़ते नहीं हैं। मैं मेरे घर में इसलिए डांट खाती थी, मार खाती थी कि मैं पढ़ती थी। मेरा एक बीच वाला भाई था, उसको पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। वो जब भी खेत में से घर आता था तो और अगर मैं उसको पढ़ते हुए दिख गई तो वो मुझे बहुत डांटता था। यहाँ तक कि वो मुझे हाथ भी उठाता था कि काम के डर के मारे तू किताब लेकर बैठ जाती है। तो मुझे मतलब इस बात का ध्यान रखना पड़ता था कि इसके आने से पहले मेरी पढ़ाई हो जाए। कई बार नहीं हो पाती थी तो फिर मैं उस दिन ऐसा डिसाइड करती थी कि आज सब ये सो जाएंगे ना, तब मैं उठूंगी और फिर पढ़ाई करूंगी। तो मैं सबके सोने का वेट करती थी और जब सब सो जाते थे तब मैं पढ़ाई करती थी सर। और उसी इसमें हमारे जस्ट पड़ोस में एक आंटी रहती थी, तो उनको मेरी पढ़ाई से उनको भी इतनी दिक्कत थी। उनका ऐसा कहना था कि ये लड़की 4 बजे से उठ जाती है और जो बड़बड़ करती है, बड़बड़ करने से उनका मतलब था कि मैं जोर जोर से रीड करती थी, किताब पढ़ती थी। तो उन्हें ऐसा लगता था कि ये कुछ तो भी बड़बड़ करती है। तो वो कहते थे कि हे शांतीची पोर आहे ना, हे जपून होऊ देत पुरी, हे जपून देत, 4 बजेची उठते ना, काय माहित काय बड़बड़ करते। ऐसे हम लोग मराठी है सर, तो वो मुझे ऐसे डांटती थी। तो ऐसे मेरी पढ़ाई में बहुत कठिनाइयाँ रही सर। एक बार तो ऐसा केस हो गया था कि मेरा नेक्स्ट डे पेपर था और मैं पेपर के लिए पढ़ रही थी और टाइम रहा होगा करीब 11:30 से 12 के बीच का। मेरा भाई मूवी देखकर आया बीच वाला, और जैसे ही उसने देखा कि घर का लाइट चालू है और ये पढ़ रही है,
वो आया और उसने लाइट बंद कर दिया। तो मैंने उसको बोला कि देख भैया मेरा पेपर है कल, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने दे। तो उसने सर मुझे इतने जोर से कान के नीचे बजाई इस बात को लेकर कि वो उसकी मार की वो जो ये है वो आज भी मेरे कानों में गूंजती है। मीन्स की है ना कहीं जो गांव में बात करते हैं हम लोग कि शिक्षा को लेकर जागरूक नहीं होते, उसका आपको कहीं ना कहीं फेस करना पड़ा अपने जी जीवन जी, में। बहुत फेस करना पड़ा। बिल्कुल मैम। मैम हम जिस तरीके से आपने बताया कि आपका जो जीवन था वो संघर्ष में था, हम आगे बात करते हैं आपका जो कार्य क्षेत्र है शिक्षा से रिलेटेड, जो कि एक शिक्षक का जो क्षेत्र होता है वो बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। तो अभी जैसे आपने पुराने टाइम में भी देखा होगा, 28 साल से आप एक शिक्षक हैं, तो उस टाइम के विद्यार्थियों और अभी के विद्यार्थियों में आपको क्या परिवर्तन सर विद्यार्थी तो उस जैसे तब थे वैसे अभी है। कुछ टेक्नोलॉजी आई है नहीं, कुछ भटकने के मार्ग ज़्यादा हो गए हैं। उस समय के जो विद्यार्थी थे उनके पास भटकने के मार्ग कम थे, तो वो कहीं ना कहीं फोकस हुआ करते थे, कम सुविधाओं में भी वो मतलब पढ़ लेते थे। और आज हमारे पास में तमाम सुविधाएं हैं, सारे भौतिकवाद है हमारे पास में, मोबाइल है, टीवी है, पढ़ाई के अन्य अन्य साधन हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहे हैं। कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें आई थी बहुत अच्छी इसके लिए, प्रोग्रेस के लिए, लेकिन हम लोगों ने उसका जो उपयोग किया तो उससे हम लोग भटक गए हैं, बच्चे हमारे भटक गए हैं। अब जैसे मोबाइल ही ले ले तो मोबाइल एक बहुत अच्छी चीज़ है। आज मोबाइल मतलब ये मोबाइल नहीं है, ये सारी दुनिया है जो हमारे मुट्ठी में है। हमको जो भी जानकारी चाहिए, जैसे पुराने बच्चों को किताबें नहीं मिलती थी तो किताबों के लिए हम लोग संघर्ष करते थे, लेकिन अभी जो ये मोबाइल है सर, इसमें हर एक किताब है। आप गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए, आपको हर कंटेंट जो स्कूल में ठीक से नहीं समझ में आया, आप गूगल पर जाकर, यूट्यूब पर जाकर ये कर सकते हो। लेकिन वो कंटेंट तो एक तरफ ही रह जाता है, बच्चे कहीं और ही गलत दिशा में भटक जाते हैं। तो हमको चाहिए कि बच्चों को हम इन चीज़ों का उपयोग तो करने दें, लेकिन इनके लाभ और हानि पहले समझाएं। बिल्कुल मैम। मीन्स की है ना जो फ़ोन है वो उसका अगर अच्छे से उपयोग किया जाए तो वो बहुत लाभदायी है, लेकिन अगर उसको अच्छे से उपयोग नहीं किया जाए, अगर उसकी दिशा परिवर्तित हो जाए तो वो कहीं ना कहीं हानिकारक है। बिल्कुल मैम। मैम अगला क्वेश्चन आता है कि अभी एक और चीज़ हमको देखने को मिली, कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं वो एक नई बीमारी के बारे में बात करते हैं, डिप्रेशन वाली। हाँ। कि हम लोग जब रिसर्च करते हैं फील्ड पे, 5th का बच्चा है, 8th का बच्चा है, 10th का बच्चा है, कोई भी उम्र का बच्चा हो, उसके पेरेंट्स भी बोलते हैं कि वो डिप्रेशन में है, बच्चा भी बोलता है मैं डिप्रेशन में। तो उसका कारण आप क्या किस चीज़ को मानते हैं? सर उसका कारण बच्चा नहीं है, उसका कारण पेरेंट्स खुद है, क्योंकि हमने चाहते ना चाहते हुए बच्चों को एक ऐसे कंपटीशन की तरफ ढकेल दिया है। हम लोग बच्चे को मतलब बच्चा नहीं समझ के पाल रहे, मशीन समझ के, या आने वाले समय का मतलब ये बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, पैसे छापने की मशीन समझकर हम पाल रहे हैं कि वो फलाने के बच्चे ने ऐसा किया इसलिए तुम्हें ऐसा करना है। वो ये जानना ही नहीं चाहते कि उनके बच्चों की एबिलिटी क्या है, उनके बच्चे में क्या है। अगर आप ये नहीं जानोगे और बस बोल दोगे कि बाजू वाले के इतने परसेंट आए हैं, तुझे भी इतने परसेंट लाना है, और पढ़ाई के लिए अनावश्यक उस पर दबाव बनाओगे, तो बच्चा डिप्रेशन में जाएगा ही। मीन्स की कहीं ना कहीं जो पेरेंटिंग की बात आती है, हाँ, वो उसको आप कारण बता रहे हैं कि अगर बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है तो कई पेरेंट भी एक तरीके 99% पेरेंट्स जवाबदार है इन चीज़ों के लिए, क्योंकि अनावश्यक अपेक्षाएं हम लोग रख रहे हैं बच्चे से, जो कि उसमें है ही नहीं, और वो हम उसमें ढूंढ रहे हैं या खोज रहे हैं। बिल्कुल मैम। मैम इसी से एक क्वेश्चन बनता है मेरा कि एक स्मार्ट पेरेंटिंग आपके हिसाब से क्या हो? एक स्मार्ट पेरेंटिंग वो होती है कि जैसे हम लोग जिस जमाने में पढ़ते थे तो नैतिक शिक्षा नाम की एक पुस्तक हुआ करती थी, तो जो सिलेबस था वो एक तरफ था और वो नैतिक शिक्षा एक तरफ थी। उस नैतिक शिक्षा का, उन किताबों का हमारे जीवन पर इतना असर था सर कि वो जो कहानियां हमने बचपन में पढ़ी है वो आज भी अक्षरशः हमें याद है और जीवन में उसका इतना प्रभाव है। तो बच्चों को नैतिक शिक्षा के साथ में पढ़ाया जाए। घर में जैसे दादी नानी की जो कहानियां थी वो भी बड़ी असरकारक होती थी। मेरी माँ की बताई हुई कहानी सुनाकर मैंने कॉलेज में एक कंपटीशन जीता था, जो कि मेरी माँ एकदम अशिक्षित थी, अंगूठा लगाने वाली थी, लेकिन फिर भी उनके पास में कुछ ऐसी धार्मिक कहानियों का खजाना था कि हर प्रसंग पर उनके पास एक कहानी हुआ करती थी। वो हर प्रसंग के लिए एक कहानी सुनाया करती थी। उनकी कई कहानियां सुन सुन के और अपने जीवन में लागू करके सर मेरे जीवन में मैं बहुत आगे बढ़ी हूँ और बहुत सफलता हासिल की है। कि कहीं ना कहीं जो जॉइंट फैमिली वाला कॉन्सेप्ट था उसकी भी कमी आई है अभी हाँ, सोसाइटी में, तो वो भी विद्यार्थियों के जीवन पर असर करती है। बिल्कुल मैम। मैम अगला क्वेश्चन हम लेते हैं कि आपके जीवन का कोई ऐसी चुनौती
जो जिससे आप हताश हुए लेकिन उसका सामना करके आप अपने सफलतम पथ पर अग्रसर रहे, वो अगर आप साझा करना चाहें हमारे जी। दर्शकों। सर ऐसा था कि मैं बीए फाइनल ईयर की एग्ज़ाम दे रही थी और साथ ही मैं पीएससी की तैयारी भी कर रही थी। तो उस दौरान हुआ यूँ कि मुझे एक बहुत ही गंभीर बीमारी से मैं ग्रसित हो गई और उस बीमारी का असर मेरे जीवन पर इस हद तक पड़ा कि मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं कमबैक कर पाऊंगी जीवन में, या उठकर खड़ी हो पाऊंगी, या मैं पुनः जॉब कर पाऊंगी, या मैं कुछ पढ़ पाऊंगी। तो मैं बहुत भयंकर टूट गई थी क्योंकि मेरा जो मेन सपना था पीएससी, वो कहीं ना कहीं मुझे मेरे हाथों से छूटता हुआ टूटता हुआ नजर आ रहा था। तो मैं उस समय बहुत हताश हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अब जीवन में कुछ नहीं बचा है, जीवन समाप्त ही हो जाए तो अच्छा है। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि कोई एक ही इससे जीवन समाप्त तो नहीं हो जाता है ना, और भी रास्ते हैं। ठीक है, अगर मैं वो नहीं कर पाई हूँ तो कोई बात नहीं, जो मेरे हाथ में है, जो मेरी आधी रोटी मेरे हाथ में है, क्यों ना मैं उसी पे फोकस करूँ और उसी से प्यार करूँ। वो आधी रोटी का मतलब मेरी जो कंटिन्यू वाली जॉब थी, टीचिंग वाली। मुझे ऐसा लगा कि ये जो छोटे छोटे बच्चे मेरे पास है, हम जैसे हिंदू लोग हैं तो हम लोग मानते हैं कि बच्चों में ही भगवान होते हैं। तो मैंने ऐसा सोचा कि क्यों हो सकता है कि भगवान अपनी सेवा मुझसे करवाना चाहते हैं इन बच्चों के रूप में, तो शायद इसीलिए मेरा उधर नहीं होना था, मुझे यही रहना था इन बच्चों के नसीब से। तो मैंने उन्हीं बच्चों में भगवान को ढूंढना शुरू कर दिया सर, छोटे छोटे बच्चों में। और उनको मैंने इतना प्यार और इतनी केयर दी सर कि आप अगर एकदम डफर से डफर बच्चा जिसको कोई नहीं पढ़ा सकता, उसको मैं पढ़ा सकती हूँ सर। अगर कोई शिक्षक हाथ टेक दे कि ये बच्चा फलाना, इसको कोई भी नहीं पढ़ा सकता, दुनिया का कोई टीचर, मैं उसको पढ़ा सकती हूँ सर। इतना चैलेंज है। जी मैम, कि आप अपने क्षेत्र में एक अहम भूमिका भी निभाते हो और जी सर। कमान है आपके हाथ में कि एक बच्चा किसी भी लेवल का हो, आप हाँ, उसको, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हीरे को तराशने वाला कारीगर अच्छा होना चाहिए, तो उसी तरीके से जो बच्चा है उसको तराशने वाला टीचर अच्छा होना चाहिए। एक बच्ची आई थी मेरे स्कूल में, सुजाता नाम था उसका, मुझे नाम अभी भी अच्छी तरह से याद है। वो मल्टीपल डिसेबल थी सर, तो उसकी यहाँ से उंगलियां नहीं थी दोनों हाथों की, एक पैर नहीं था उसका, मतलब वो स्कूल तक पहुंचना भी उसके लिए बहुत ही मुश्किल काम था। तो उसको बाकी सारी गवर्नमेंट स्कूल में वो गई और जाने के बाद में उसको कहीं भी किसी स्कूल में दाखिला नहीं मिला। फिर उसकी मम्मी थक हार के मेरे पास ले आई कि टीचर मुझे इसको पढ़ाना तो है लेकिन इसका कोई एडमिशन नहीं ले रहा है। मतलब कोई बात नहीं, मैं पढ़ा दूंगी आपकी बच्ची को। तो वो बच्ची पढ़ी सर, बाकायदा वो उसकी कटी हुई उंगलियों में ऐसी कलम फंसाकर, और वो बोर्ड राइटिंग करती थी। तो पढ़ रही है वो लड़की, अभी भी लालबाग में पढ़ रही सर। बहुत बड़ी बात है कि है ना, जिसको सारे शासकीय स्कूल या अशासकीय स्कूलों ने रिजेक्ट करा, आपने उसको भी बच्ची को पढ़ाया। मैम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हमारी टीम ने हमें बताया कि आपने कुछ कविताएं भी लिखी है, तो कोई एक कविता हमारे दर्शकों को। जी सर। सर कविताओं का शौक ऐसा आया मेरे अंदर, मैं बचपन से ही पढ़ने की बहुत शौकीन थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एक मजदूर परिवार से आई हुई हूँ, तो मेरे घर में जो सामान आता था, हाथ के साथ ही आती है चीजें गरीबों के घर में, तो जो सामान आता था जिस कागज में आता था, उस कागज को तो मैं पढ़कर मतलब पढ़ लेती थी, खोलकर वो सामान अलग निकाल देती थी और उतना पेपर भी पढ़ लेती थी। तो ऐसे मुझे पढ़ने का शौक लगा, बहुत सारे नॉवेल, बहुत सारी धार्मिक बुक्स मैंने पढ़ी, और मुझे लिखने का भी कहीं ना कहीं मन में था, लेकिन सुटेबल टाइम कभी नहीं मिल पाया। भला हो कोरोना ने मुझे बहुत समय दिया, 2 साल मैं घर में खाली थी और कुछ करने के लिए कुछ खास था नहीं। तो उस समय मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कविताएं लिखूं, तो मैंने कुछ कविताएं लिखी है सर। उनको एक कविता हमारे दर्शक। जी सर, बिल्कुल। एक ही कविता है सर मेरी, इसका शीर्षक है मुखौटा। मुखौटा आजकल हम देख रहे हैं कि हर कोई अपने चेहरे पर एक मुखौटा लिए फिर रहा है, तो उसी से रिलेटेड ये मेरी कविता है। कविता का शीर्षक है मुखौटा। मैं का शोर है, मैं का शोर है, मुखौटों का दौर है, सच पड़ा है लहू लुहान, झूठ के चर्चे चारों ओर है, झूठ के चर्चे चारों ओर है। चतुराई की भारी कमी, चतुराई की भारी कमी, चालाकियों की होड़ है, अंतर मन में सन्नाटा है, बाहर कितना शोर है, बाहर कितना शोर है। दृष्टिकोण बीमार है, दृष्टिकोण बीमार है, और दृष्टि जांचते फिरते हैं, अपने अंदर की कमियां छोड़ सृष्टि जांचते फिरते हैं, सृष्टि जांचते फिरते हैं। एक मुख पर अनेक मुखौटे, एक मुख पर अनेक मुखौटे, हम सब लिए फिरते हैं, दूसरों को गिराने में हम सब कितने गिरते हैं, हम सब कितने गिरते हैं। मन भरा है कालिक से, मन भरा है कालिक से, चेहरा रंगते फिरते हैं, मन की कोई सूध नहीं, तन को रंगते फिरते हैं, तन को रंगते फिरते हैं।
बहुत खूब मैम। कहीं ना कहीं जो अभी स्वार्थ का समय चल रहा है उसको आपने बताया, और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग अलग अलग मुखौटे लेके घूमते हैं, वो भी आपकी इस कविता दर्शाती है। मैम अगला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं कि आपकी जो ये सफलता है उसका श्रेय आप किसको देंगे? सर, मेरी जो सफलता है इसका श्रेय मैं अपनी माँ को देना चाहूँगी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उस ज़माने में उन्होंने सोचा कि मुझे मेरी बच्ची को पढ़ाना है। जब सारा परिवार लड़कियों के पढ़ाई के विरोध में था, तब वो मेरे पीछे खड़ी रही। उन्होंने मुझे पढ़ने का मौका दिया, मुझे हर जीवन के हर मोड़ पर उन्होंने साथ दिया। तो मेरी सफलता का सारा क्रेडिट मैं अपनी माँ को देना चाहूँगी। मैम अगली बात हम करेंगे कि देश के युवाओं को एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? सर, देश के युवाओं को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आजकल चैलेंज का दौर है, लेकिन वो चैलेंज किसी और से नहीं, वो चैलेंज हमें खुद को देना चाहिए। हर दिन खुद को एक नया चैलेंज दीजिए और कुछ नया ये कीजिए, अपने आप में कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि और परिस्थितियों का रोना मत रोइए। हर किसी को ये लगता है कि अरे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। कोई बात नहीं, वही व्यक्ति आगे बढ़ते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है। जिनके पास बहुत कुछ होता है ना, वो लोग तो भटक जाते हैं, क्योंकि भटकने के मार्ग अधिक है उनके पास में। तो ये परिस्थितियों का रोना बंद कीजिए। जो भी कुछ है आपके पास में, उसमें जो भी आप अच्छे से अच्छा कर सकते हो वो कीजिए, आगे बढ़िए, हताश मत होइए। लड़कियों को विशेष तौर पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारत में आज भी लड़कियों को कहीं ना कहीं लड़कों से बहुत कम समझा जाता है, लेकिन लड़कियां किसी से कम नहीं हैं। उनको लड़कियों को मेकअप और ये जो सारी चीज़ें, रील्स और ये इसमें जो लड़कियां भटक रही है आजकल, उन सब से हटकर अपने अंदर कुछ नई स्किल लाना चाहिए, खुद को सेल्फ डिपेंड बनाना चाहिए। किसी के आगे ऐसा वाला हाथ नहीं करना है लड़कियों को। ऐसा वाला हाथ देने वाले बनो, लेने वाले नहीं। जैसे कि पति पे डिपेंड मत बनो, पिता पे डिपेंड मत बनो, भाई पर डिपेंड मत बनो। हम चाहते हैं कि मैं लड़की हूँ, मतलब मैंने मांगने का अधिकार मुझे जन्मजात मिल गया है। कभी हम हमारे पिता से मांग रहे हैं, कभी हम हमारे भाई से मांग रहे हैं, कभी हम हमारे पति से मांग रहे हैं, फिर बुढ़ापे में हम बेटे से मांग रहे हैं। तो नहीं, मैं ऐसी लड़की कतई नहीं बनना चाहती हूँ, और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी लड़की ऐसी बने कि जो किसी भी प्रकार के पुरुष पे वो डिपेंड रहे। वो खुद देने वाली बन जाए, वो अपने पिता को सपोर्ट करे, वो अपने भाई को सपोर्ट करे, वो अपने पति को सपोर्ट करे। बिल्कुल मैम। मैम आपने लीड लैब के मंच के सभी सवालों के जवाब बड़े बखूबी तरीके से दिए। हमारा अंतिम प्रश्न है कि लीड लैब के मंच पर आकर आपका अनुभव कैसा रहा? सर, लीड लैब जो ये मंच है, ये बहुत ही अनोखा मंच है। अभी तक हमने देखा था कि जो बड़े बड़े सितारे हैं उनके इंटरव्यू लिए जाते हैं, हम जैसे छोटे मोटे जो जुगनू हैं उनके लिए कभी कोई मंच नहीं था। और बुरहानपुर ने छोटे मोटे टिमटिमाते हुए जुगनुओं को भी इस पर लाया है, इस स्टेज पर लाया है और बोलने का मौका दिया है। तो ये वास्तव में एक अनोखा मंच है, और मैं चाहती हूँ कि इस मंच से कुछ ऐसे हीरे निकल कर आए। निहायती वो हम लोग नहीं हैं, लेकिन हो सकता है कि हम लोगों जैसे ढूंढते ढूंढते आप लोगों को कुछ ऐसे लोग मिल जाए जो बुरहानपुर का नाम बहुत रोशन करें। मैम हमारी टीम को विश्वास है कि जिस तरीके से आपने अपने साक्षात्कार में बच्चे युवतियों को बोला और महिलाओं को बोला कि वो कभी भी अपने आप को पिछड़ा ना समझे और एक सेल्फ डिपेंड होकर हमारे परिवार का सहयोग करें, हमारे देश का नाम रोशन करें, वो आपके इस साक्षात्कार को देखने के बाद कहीं ना कहीं अपने पथ पर अग्रसर होंगे और हमारे देश को भी आगे बढ़ाने में सहयोगी बनेंगे। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।